स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री पॉइंट और मैं आप लोगों को आज हिंदी मीडियम बैच वाले बच्चों के लिए तीसरा लेक्चर सामने लेकर आया हूँ। और आज हम लोग विलेयता संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि द्रवों में ठोसों की विलेयता या द्रव में गैस की विलेयता। तो आज मेनली ये दो टॉपिक करेंगे और उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसका आंसर थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग बने रहें और पढ़ते रहें। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आया है मुझे और काफ़ी बच्चों का आंसर सही भी है। और बहुत सारे बच्चों से मैंने अपील भी की थी कि वो क्वेश्चंस जो भी बनाए या कोई भी टॉपिक अगर प्रॉब्लम वाली हो तो उसको मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको दूर करने का जरूर प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ, आज थोड़ी मेरी बगल से गौ माता की आवाज़ आएगी, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर देंगे और हमारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो हम बात करेंगे तो मेरा ये प्रयास रहेगा आपके साथ कि थ्योरेटिकल पॉइंट है, थोड़ा लिखना मेरे लिए भी ज़्यादा होगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना बनाने की कोशिश करूँगा और मैं पॉइंट पहले लिख लूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ आया हूँ अभी तक। उसके बाद फिर मैं जब समझाऊँगा तो फिर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर ले लें और इसको कंटिन्यू करने का काम करें, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। अब हम पहले विलेयता समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे विलयन के एक प्रकार, उसमें विलेय की विलेयता के आधार पर उसकी मात्रा को जैसे हम लोग घोलते हैं। अगर मान लो कि कम मात्रा में रहती है, यानी कि ऐसा स्थिति जब विलयन विलायक में और विलेय घोला जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्प विलेय, है ना। मतलब संतृप्त असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। जब विलायक के अंदर अधिकतम मात्रा विलेय की घुली होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त। और वह मात्रा जब अधिकतम घुल चुकी है फिर उसमें क्या कहते हैं हम लोग, कभी विलयन के आधार पर तापमान बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, और अगर ऐसा करने से विलेयता बढ़ती है तो उसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर हम लोग विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा जो उसमें घोली जाती है वह उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और जब हम बात विलेयता की करेंगे, सबसे पहले अब ठोस में द्रव घुलेगा, द्रव में द्रव घुलेगा, गैस में द्रव में गैस घुलेगा। तो हम द्रव विलयन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वह है ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोस किस तरह से द्रव में विलेय होते हैं, किस तरह से द्रव में घुलते हैं। तो इसमें ठोस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय, यानी कि कम मात्रा में रहेगा। और द्रव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलायक, यानी कि उस विलयन के अंदर वो क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा। अब देखो मैं अभी बात करूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो एक दूसरे से फैमिलियर होती है। जैसे मान लो चीनी को अगर आप पानी में घोलते हैं तो वह आसानी से घुल जाएगा, नमक को पानी में घोलते हैं तो वह आसानी से घुलेगा। वही अपन बालू को ले लेते हैं, रेत को लेते हैं, उसे पानी में घोलते हैं तो वह उसमें आसानी से नहीं घुलेगा, यानी कि रेत की द्रव में विलेयता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात आता है। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल एग्जांपल हम लोगों ने अपने डेली लाइफ से लिया। अब इसी को हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो कहता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे चीनी हो गया, ये सब जल में विलय होंगे, लेकिन बेंजीन में विलय नहीं होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों होता है,
तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे लाइक डिजॉल्व लाइक, अर्थात जो जिस तरह का विलायक होता है वह अपने ही तरह के विलय को अपने में घोलता है। तो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घोलेगा। ऑक्सीजन जल में घुली हुई है, अगर हम गैस की बात करें तो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है, जिसका उपयोग जलीय जीव जंतु लोग करते हैं, है ना, वहाँ वनस्पतियाँ उसका उपयोग करती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जिस प्रकार ठोस द्रव में विलय होता है उसी प्रकार द्रव भी द्रव में विलय होता, द्रव गैस भी द्रव में विलय होता है और द्रव भी द्रव में होता है। तो अब देखते हैं कि ठोस की द्रव में विलयता, कि ठोस जब द्रव में विलय होगा तो वो किन किन फैक्टर्स को फॉलो करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर आता है वो होता है विलय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो आप लोग नोट भी करते जाना। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जब बात करेंगे तो सीधे आप एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी ठोस विलय की द्रव विलायक जो है वह उसी की प्रकृति का होना चाहिए। तो मैं पहले पॉइंट लिख दे रहा हूँ इसके लिए, फिर मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। तब तक आप हेडिंग कर ले उसको। मैंने अभी जो पॉइंट आप लोगों के लिए कही है उसके अनुसार मैंने कहा था कि ठोस की द्रव में विलयता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है विलय तथा विलायक की प्रकृति, कि विलय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट के अनुसार ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अब आप लोग ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में पहले पढ़े हुए हैं, तो मैं उसी से आगे टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ कि NaCl सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील है जबकि बेंजीन में नहीं। अगर मोटे तौर पे ये कहा जाए कि आयनिक यौगिक जल में विलय होंगे, जितने भी आयनिक यौगिक ठोस के रूप में होंगे वो लगभग जल में क्या होंगे, विलय होंगे, तथा बेंजीन में अविलय होंगे। बेंजीन का मतलब कोई भी कार्बनिक कंपाउंड के रूप में, तो वो उसमें क्या होंगे, अविलय होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो थोड़ी सी परेशानी है, बार बार स्टॉप करके करना पड़ रहा है। चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट पहले कर दिया था विलय तथा विलायक की प्रकृति। दूसरा आता है हमारा तापमान, कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि आपको थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ देने के लिए हमने इतनी चीज़ें लिखी हैं, इसको 2 से 4 लाइन में समझाते हुए आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन आप अच्छे से नोट कर सकें और ताकि बाद में भी अगर आप कभी पढ़ें तो आपको ध्यान में रहे, इसलिए ऐसा डीपली किया गया है, खास करके स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, विलय प्लस विलायक ये बनाएगा विलयन। जब कब होगा, जब विलय और विलायक विलयन तब बनाएगा जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर इस स्थिति में जब गतिक साम्य स्थापित होता है तब विलय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनाता है। अब देखिए ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, यानी कि ले सातेलिए के हिंदी में सातेलिए
लेस अतेलिये के सिद्धांत के अनुसार यदि विलयन संतृप्त हो, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एवं घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो, तो उसके जो घुलने की प्रक्रिया हो वो ऊष्माशोषी हो। ऊष्माशोषी अभी प्रक्रिया क्या होती है कि अगर जैसे मान लो कि किसी विलेय के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ घोलते हैं, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, तो जैसे ऊष्मा शोषित, उसके अंदर से ऊष्मा क्या होती है, निकल जाती है। तो जब ऊष्मा निकलती है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। इसका अर्थ हुआ कि यह जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है या एक्सोथर्मिक है। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। जनरल हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम पानी में थोड़ा 2-3 चम्मच हम चीनी डाल देते हैं तो उसको अगर हम थोड़ा गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, जैसे चीनी डाल के उसको गर्म किए तो गर्म करने पर वो थोड़ा तेज हो जाता है, उसकी वो जो घुलने की उसकी जो गति होती है कणों की, वो तेज हो जाती है। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है कि ऊष्माशोषी प्रक्रिया का पालन करता है। इसी में दूसरा पॉइंट ये आता है शतेलिय के सिद्धांत के अनुसार, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि ऊष्माशोषी का मतलब होता है इंडोथर्मिक, और ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया कि एक्सोथर्मिक होगा। तो उस कंडीशन में एनर्जी वहाँ से निकलती है, तो वो तो कहाँ जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा सॉल्युबिलिटी ऑफ H इज लेस देन जीरो। इन दैट केस टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। Na2SO4 CaO CaSO4। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ पूरे को। यदि विलयन संतृप्त हो, विलयन अपने आप में सेचुरेटेड है, अब उसमें उससे ज़्यादा विलय घोला नहीं जा सकता है, एवं घुलने की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब वो ऊष्मा को क्या कर रहा है, गेन कर सकता है। इन दैट केस तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊष्मा ले सकता है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा उसको थर्मिक समझ के बोल दिया था। यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेप कर जाना यानी उससे निकल जाना, अगर निकल रही है तो डेल्टा सॉल्यूशन का H जो होगा एंथैल्पी, वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। Na2SO4 CaO और CaSO4 ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी वाले के लिए। और इसके लिए एग्जाम्पल करोगे तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ अब देखो, ठोस तथा द्रव दोनों के असंपीड्य होने के कारण, ठोस और द्रव दोनों जो होता है वो असंपीड्य अगर होता है, ऐसा होने के कारण ठोसों के द्रव में विलेयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों जो है इनकम्प्रेसिबल है। जब दोनों इनकम्प्रेसिबल है तो उस कंडीशन में इसका कोई विशेष प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता है। यानी कि उस कंडीशन में जब ठोस जो है द्रव में विलय हो तो वहाँ पर वह लगभग प्रेशर के प्रभाव से वंचित रह जाता है। यहाँ पर दाब का प्रभाव हो गया। ठोस तथा द्रव दोनों के असंपीड्य होने के कारण ठोसों के द्रव में विलेयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है गैसों की द्रव में विलेयता। अब बात ये होती है कि जब किसी गैस को किसी द्रव विलायक के अंदर घोलते हैं तो उस स्थिति में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अधिकांश गैस, बहुत सारा गैस ऐसा होता है जिसको जल में घोलते हैं या कार्बनिक विलायक में भी, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड में घोलते हैं तो घुल जाता है। लेकिन
वो घुलने में कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ कारक उसको प्रभावित करते हैं। हालांकि यह जो घुलने की प्रक्रिया होती है उसको अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब अवशोषण गुणांक क्या होता है, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। कहता है कि एक प्रैक्टिकल टेम्परेचर जो आप कंसीडर कर रहे हैं उस पर 1 एटीएम दाब पर किसी विलायक के प्रति इकाई आयतन में, यानी कि 1 लीटर आयतन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें उपस्थित गैस की मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। विलायक के प्रति इकाई आयतन में जो गैस की मात्रा होगी किस पर, एक प्रैक्टिकल टेम्परेचर, दिया गया टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे, उसको अवशोषण गुणांक कहते हैं। डेफिनेशन है और आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। पहला आता है गैस तथा विलायक की प्रकृति। अब बात करेंगे यहाँ पर गैस और विलायक की प्रकृति की, तो पहले लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। कहता है कि आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैसें, वो गैस जो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, वो गैसें जल में घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील है। ध्रुवीय गैस जल में अधिक विलय होती है। अगर नॉर्मली ऐसा कहा जाए कि पोलर नेचर के जितने भी गैस होते हैं वो सब के सब क्या होंगे, जल में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, तथा अध्रुवीय विलायकों में ये क्या होते हैं, कम विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में इसकी विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन C6H6 है ना, CCl4 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में ये क्या होगी, कम होगी। फिर कहता है कि अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब गैस को हम लोग किसी द्रव में करेंगे तो इससे उसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आता है जब गैस को द्रव में घोला जाता है, किसी कोई गैस है उसको हम लोग क्या करें, द्रव में घोल रहे हैं, तो घुलने की प्रक्रिया के दौरान जब वो डिजॉल्व होता है तो उस घुलने की प्रक्रिया के दौरान उसके आयतन में क्या होता है, संकुचन हो जाता है। तो उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऊर्जा वहां पर क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। और जब उस ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो वह एक प्रकार का क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। और जब एक्सोथर्मिक हो जाता है तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं, ताप बढ़ाने पर विलेयता वहां पर भी घट जाती थी, एज इट इज यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, उसकी विलेयता घट जाएगी। यहाँ पर डेल्टा H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि द्रव प्लस गैस बराबर अगर निगेटिव आ गया तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यह विलेयता यहाँ पर क्या हो रही है, सॉलिड की घट रही है। अब इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका दाब। तो अब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर आई थिंक 4, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब किसी विशिष्ट द्रव में गैस की विलेयता, जब दाब बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता भी वहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसी रूल को बताया था हमारे हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में गैस की विलेयता आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से पढ़िएगा, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में गैस की विलेयता आरोपित दाब के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। पहले ये आप एक लाइन इसका लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन पहले, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हेनरी के नियम को सत्यापित करने के लिए मैंने 2 फिगर ड्रॉ करी है। फिगर ड्रॉ करने का मतलब 2 कंटेनर लिया गया, ठीक है। इसको फिगर 1 और इसको फिगर 2 मैंने कह दिया। यहाँ पर दोनों का आयतन समान है। जितना द्रव इस
फिगर 1 में है उतना ही द्रव फिगर 2 में भी लिया गया है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब देखना है उसमें ये कि इसके अंदर हमने क्या किया है कि कुछ गैसें भर दी है। ठीक है, ये गैसें रखी गई है। अभी समझिए कि ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ तक, यहाँ पूरी पूरी गैस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया है, एक वेट यानी कि लोड, वजन उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक वेट जो है मैंने यहाँ पर W1 कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो वजन होगा, यह किस पे वजन लगाएगा, किस पे लगाएगा, गैस पे लगाएगा। और जब यह गैस पर लोड देगा यानी कि वजन देगा अपना वेट के कारण, तो इस गैस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा और कुछ टेम्परेचर भी आएगा। तो प्रेशर को हम यहाँ पर P1 लिखे और टेम्परेचर को क्या लिख दिए, P1, और यहाँ पर क्या लिख दिए, T1। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें दो चीजें हैं। पहला क्या है, यहाँ पर हमने इसको गैस लिया है। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशली हेनरीज रूल पे बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी समझिए, जो लोग वहाँ समझ नहीं पाओगे इंग्लिश में। अब देखो, ये जो वजन है हमारा, ठीक है, ये इस पर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही वजन पड़ेगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि सर ऐसा कर सकते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस होगा, यानी कि लिक्विड का सरफेस कहने का मतलब यानी कि ये इसका अगर मान लो बैरियर होगा तो ये गैस इसके ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, और तो यानी कि इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या होगा कि ये तब तक ये इसको बर्दाश्त करेगा जब तक इस दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो ना कर दे। शॉर्ट में ले लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि साम में गति जब दोनों की ना हो जाए तब तक ये इसके ऊपर प्रेशर करेगा। जब इसके ऊपर इसका लोड बढ़ेगा तो यह जो द्रव है, यह जो गैस है, इस द्रव में घुलना स्टार्ट करेगा, और यह जो द्रव है वो धीरे धीरे क्या होगा, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यह जो लिक्विड है वो इवोपरेट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे फिगर में। दूसरे फिगर में हमने क्या किया है कि सेम एज इट इज लेना है, जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम इसका, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि लोड उसका बढ़ा दिया है हेनरी के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका लोड जो है वो क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा जरा, तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, ये गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक गैस को कंसीडर कर लिया। अब करना ये है कि हमने इसके लोड को क्या किया, बढ़ा दिया। जब लोड को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे करके इसको इंडिकेट बताने के लिए यहाँ पर एक W1 और यहाँ पर क्या कर दिया, W। अब वहाँ पर लोड क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना जो है वॉल्यूम इसका जो है गैस का वो क्या हो जाएगा, कम हो गया। यानी कि जो वॉल्यूम, तो गैस जितना जगह छेके हुई थी वह जगह क्या हो गई इसकी, वो उतना छेक नहीं पाई। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो, जब इस पे ऊपर लोड पड़ेगा तो उसके गैस की जो पार्टिकल्स हैं, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो गैस के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी जो होगी वह इंक्रीज करेगी, वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने के साथ साथ उसका कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ये दोनों बढ़ जाएगी और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया दोनों में, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ पर गैस का, यहाँ पर वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या है, कम है। देखो यहाँ पर गैस की डेंसिटी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर उतनी गैस है लेकिन इसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि वॉल्यूम
डिक्रीजेस, यानी कि आयतन उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आयतन घट रहा है तो उसकी विलेयता क्या हो रही है, विलेयता बढ़ रही है। ध्यान देने की बात है। जब इस पर हम लोड दिए तो इसका आयतन बढ़ेगा, तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम हो गया तो विलेयता क्या होगी बाबू, बढ़ जाएगी। अब देखो ये तब तक होते रहेगा जब तक इसके दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम शो मतलब दिखना स्टार्ट ना हो जाए। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब ये तेजी से और अंदर तक ये इसको घोलेगा, और उसी रेशियो में पानी भी वहां पर क्या हो जाएगा, इवोपरेट होगा। तो हेनरी नियम ने यही कहा, किसी ताप पर दिए गए द्रव में गैस की विलेयता आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब फिर क्या करेंगे, कोई अगर अगला ऑपरेटर्स लेंगे उसमें W1 W2 W3, अगर इसका प्रेशर हम लोग क्या कर दिए P2 है ना, टेम्परेचर T2 कर दिए, तो W1 W2 हो जाएगा, तो P3 T3 ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है जितना द्रव्यमान गैस के ऊपर बढ़ाएंगे है ना, तो उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। और जब विलेयता उसकी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में वहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि मास जो होगा, यानी कि मास जो हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास जो होगा यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा किसके, तो वो हो जाएगा उसके टेम्परेचर के, किसके, वो उसके सॉरी द्रव्यमान जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, उसके दाब के, सॉरी। और कब होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। टेम्परेचर अगर घटेगा बढ़ेगा तो फिर उसकी विलेयता को प्रभावित करेगा। इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करेंगे तो M इक्वल्स टू KH इंटू P। अब KH जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे समानुपातिक स्थिरांक, और इसी को हम लोग हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक, या फिर क्या कहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। अब ये अलग अलग गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। आप पहले एक बार इसको डायग्राम बना लीजिए, मैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को समझाता हूँ।